हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है विकास और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के बारे में, जो कि प्रश्न पत्र 1 का जो खंड ख है उसका पहला टॉपिक है, जहां से ये शुरू होता है। और इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा रिलेवेंस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये खंड ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत आराम से, विस्तार से, डिटेल में, परीक्षा उन्मुख तरीके से हम लोग इस सिलेबस को, आज के विषय को, आज के टॉपिक को हम आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसके पहले मैंने, अगर आपने देखा हो तो हमने हिंदी साहित्य के सिलेबस के बारे में, पुस्तकों के बारे में, क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में वीडियोस कर चुके हैं। ठीक है, साथ ही हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व के बारे में भी वीडियो कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास, शुरुआती इतिहास लेखन के बारे में बात करेंगे। कुछ इश्यूज भी जो आते हैं इतिहास लेखन में, उनकी हम लोग बात करेंगे। और औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है इतिहास लेखन में, इसकी बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ IAS में 27 मई से, ठीक है, 27 मई से हिंदी साहित्य की कक्षाएं शुरू हो रही हैं। ठीक है, 27 मई से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा एडमिशन्स हो चुके हैं। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे विकास लाइव कोड का प्रयोग करके मात्र 15,999 में ये बैच अवेल करा सकते हैं। इस बैच से जुड़ सकते हैं मात्र 15,999 में। 27 मई से इस बैच से आप अवेल कर सकते हैं। वैसे लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, जो ऑफिशियल विकास करके, आप स्कैन कोड भी है, आप उसको स्कैन करके सीधे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो वहां से भी समय समय पे मैं बताता चलूंगा आपको कि नया बैच कब शुरू हो रहा है, या आप बैच से जुड़ने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या बिंदु हैं जिन पे काम किया जाएगा बैच में, क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे इसमें आपको पता है कि जो फैकल्टी पढ़ाती है, जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, जो भी इस बोर्ड पे रहेगा वो पूरा आपको मिलेगा, चाहे वो PPT के फॉर्मेट में हो, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में, वो आपको मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगी आपको, साथ में आपको अलग से प्रॉपर कंसाइज क्रक्स मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज। हर सेक्शन के खत्म होने के बाद प्रॉपर डिटेल्ड टेस्ट सीरीज, जिसके लिए एक बहुत योग्य टीम है। साथ ही में 1-to-1 आपकी मेंटोरिंग होगी, जो मैं खुद करूंगा। आपकी वर्तनी से लेके वाक्य तक की शुद्धियों को मैं देखूंगा। और डेली जो आंसर राइटिंग होती है, डाउट सेशन होता है। डेली से मेरा मतलब है टॉपिक खत्म होने के बाद, तो जो आंसर राइटिंग होती है, डाउट सेशन होता है, उस पर भी डिटेल से हम लोग बात करेंगे। और हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि कैसे अपने उत्तर को और बेहतर किया जाए। ये मैं 1-to-1 वहां पे गाइड करूंगा। तो कोशिश ये रहेगी कि 300 प्लस नंबर जो है यूपीएससी का, जो हमारा मेंस परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, उसमें लाए जाए हिंदी साहित्य में। ये हमारी कोशिश रहेगी। तो 27 मई से बैच शुरू हो रहा है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बात की जाए आज के विषय की, तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उस पर हम लोग बात करेंगे। इतिहास से भी हम किसकी बात करेंगे, इतिहास लेखन की बात करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की बात करेंगे। ठीक है, इतिहास लेखन पे आने से पहले कुछ बातें जरूरी हैं। क्या कि इतिहास क्या होता है, क्या होता है इतिहास। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो लिखा भी हुआ है यहाँ पे। इतिहास क्या है, इतिहास बना है कुछ वर्णों से, आप कह सकते हैं कि वर्णगुच्छ से बना हुआ है, जहां पे इति, ह और अस, ये 3 यहाँ पे शब्द हैं जो आपको दिख रहे हैं। इति मतलब समाप्त, इति मतलब, एक मिनट, इति मतलब समाप्त, ह मतलब निश्चित, और अस मतलब होना। मतलब हम एक ऐसे चीज के बारे में जान रहे हैं जिसका समाप्त होना टेक्स्ट या किसी और फॉर्मेट में सुनिश्चित हो गया है। या आप इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जो नीचे लिखा हुआ है, ये क्या, कि निश्चित रूप से कोई ऐसी चीज समाप्त हो चुकी है और उसको हम प्रूव कर सकते हैं टेक्स्ट के फॉर्मेट से या विभिन्न माध्यमों से। या एक और अलग डेफिनेशन के हिसाब से मैं कहूं तो क्या, कि कोई ऐसी चीज जो समाप्त हो चुकी है, उसकी समाप्ति की निश्चितता रिकॉर्डेड है, और इसे हम टेक्स्ट के फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट में आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं इतिहास। ठीक है, कई मैंने शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए, विभिन्न परिभाषाओं का प्रयोग करते हुए मैंने बताया कि इतिहास क्या होता है। ठीक है, कोई ऐसी घटना जो हो चुकी है और उसके समाप्ति के दस्तावेज हमारे पास हैं, तो हम उसको ऐतिहासिक घटना कह सकते हैं। और इस चीज को हम इतिहास लेखन कह सकते हैं, अगर हम उसको बिंदुवार तरीके से लिखते हैं। तो ये तो है इतिहास की परिभाषा।
लेकिन बात की जाए थोड़े और बिंदुओं की, तो इतिहास क्या है? इतिहास का संबंध किससे है? बीते हुए समय से है। इतिहास में वास्तविक घटनाओं का समावेश है, ठीक है। अब खैर साहित्य के इतिहास की अगर बात की जाए तो क्या है? मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का जो विश्लेषण है वो साहित्य है। मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारे वीडियोस में बता भी रखा हुआ है, आज फिर से उसको वापस डिस्कस करते हैं कि मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का जो विश्लेषण है वो साहित्य है। मैंने पिछले वीडियो में आपको साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व के बारे में बताया था। आज हम बता रहे हैं कि वही प्रासंगिकता महत्व के आपस में माफ कीजिएगा, उसी प्रासंगिकता और महत्व के बीच का जो सामंजस्य है उसको जब आप जीवंत रूप में लिख देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसको साहित्य कहते हैं, ठीक है। तो वही है साहित्य, इसको हम लोग पढ़ेंगे। डॉक्टर नगेंद्र की बात की जाए तो डॉक्टर नगेंद्र हो गए, आचार्य शुक्ल हो गए, आचार्य शुक्ल पहले थे उनसे, तो आचार्य शुक्ल की बात कर ली जाए, नगेंद्र की बात कर ली जाए, द्विवेदी जी की बात कर ली जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो कुछ ऐसे बहुत ही विशद साहित्यकार हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास पे निश्चित तौर पे बहुत अच्छे से काम किया, और आज जिस स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित है उसमें बहुत बड़ा योगदान इन विशद साहित्यकारों का है, ठीक है। तो डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में क्या है? साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। एक चीज इसमें पॉइंट किया हुआ है कि बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है। आदिकाल में लोगों की अभिरुचियां अलग थीं, भक्ति काल में अलग थीं, रीति काल में अलग थीं, और आधुनिक काल में वो बदल गई। तो अभिरुचियां भी बदली और संवेदनाएं भी बदली। आदिकाल में लोगों का इंटरेस्ट अलग था, उनकी संवेदना एक राजा और उसके वीरता को देख की थी। भक्ति काल में भक्ति के प्रति संवेदनाएं बढ़ी, रीति काल में कहीं न कहीं रसास्वादन के लिए संवेदनाएं बढ़ी, और आधुनिक काल में तो बहुत, जिसे कहते हैं, आमूलचूल परिवर्तन हुआ, जहां पे लोगों ने विभिन्न संवेदनाओं को ग्रहण किया, विभिन्न तरीके की बातों को समझना शुरू किया। उन्हें पता चला कि हमारा अस्तित्व क्या है और एक देश के रूप में भारत का अस्तित्व क्या है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में भारत के गौरव का इतिहास है, और इसे पढ़ने में निश्चित तौर पे हमें बहुत मजा आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे विभिन्न विषयों को, विभिन्न टॉपिक्स को हम बहुत आराम से डिटेल से पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, ठीक है। इसी पे अगर बात की जाए तो आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। चित्त वृत्ति का क्या है? संचित प्रतिबिंब है। तो क्या यहाँ पे कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं, आचार्य शुक्ल क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब। चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब। आचार्य शुक्ल क्या कहना चाह रहे हैं? उसे चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब। और क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि तब यह निश्चित है, एक मिनट, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है, ठीक है। तो बहुत आसान शब्दों में कह दिया कि चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। अब चित्तवृत्ति की अगर बात की जाए, ठीक है, चित्तवृत्ति की अगर बात की जाए तो बना है चित्त और वृत्ति से, ठीक है। तो जो लोगों का जो भाव था, लोगों का जो स्वभाव था, लोगों की जो संवेदनाएं थी, ठीक है, लोगों के जो दुख थे, दर्द थे, इन सब का जो क्रमिक परिवर्तन है ना, इन सब में जो होने वाला जो क्रमिक परिवर्तन है, ठीक है, उसका जो संचित प्रतिबिंब है, ठीक है, जो उसका संचित प्रतिबिंब है, ठीक है, वो क्या है? साहित्य है। और उसी साहित्य के इतिहास की बात आज हमको करनी है। शुक्ल जी ने बहुत अच्छे से मात्र एक लाइन में से समझा दिया। आप एक अभ्यर्थी के तौर पर जब अपना उत्तर लिखने जाएं तो इस तरीके की पंक्तियों को जरूर कोट करें। बिल्कुल गागर में सागर जैसी हैं ये पंक्तियां, और इनको आपको जरूर लिखते रहना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। और क्यों ना कहें, एक बात बताइए, आप जब आदिकाल की बात करते हैं जहां पे किसी मजबूत राजा का अभाव था, छोटे छोटे बहुत सारे राजघराने थे, और मुगल मतलब भारत में प्रवेश ऑलमोस्ट कर चुके थे, ठीक है, वो अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे। उस समय की स्थिति देखिए तो क्या होगा, कोई भी राजा निकल रहा है, उसकी वीरता का बखान होगा, ये बहुत वीर, वो बहुत वीर, ऐसे वैसे। लेकिन
वो वीरता व्यक्तिपरक होगी। जब आप भक्ति काल में आएंगे, जब वहाँ पे एक धर्म दूसरे धर्म पे हावी होता दिखेगा, तो जो दूसरा धर्म है वो अपने उसके रिस्पॉन्स में जिस भक्त की बात करेगा, जहाँ पे राम भक्ति कृष्ण भक्ति की बात करेंगे, लेकिन वहीं पे फिर सूफीज़म आ जाएगा, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करेगा, तो फिर उनकी चित्त अलग होगी। ठीक है, फिर आप उसके और आगे बढ़ेंगे, रीति काल की जब आप बात करेंगे, ठीक है, तो रीति काल में भी आपको कई जगह पे वीरस्ता दिखेगी, रसता जरूर दिखेगी, रस जरूर दिखेगा। रसास्वादन और अलंकारों का जो प्रतिबिंब है वो आपको रीति काल में जरूर दिखेगा। लेकिन रीति काल में इसके साथ ही आपको वीरस दिखेगा, लेकिन यहाँ पे व्यक्तिपरक वीरस नहीं दिखेगा, यहाँ पे एक समाज परक वीरस दिखेगा, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, छत्रसाल के साथ में पूरा समाज खड़ा दिखेगा, और ये वीर रस इस पूरे समाज का प्रतिबिंब होगा। तो जैसे जैसे लोगों के चित्त बदलते गए, चित्तवृत्तियां बदलती गई, यही समाज बाद में देश में बदल जाएगा जब आप आधुनिक काल में जाएंगे। तो इस प्रकार से जो सिर्फ आप एक गुण को भी लें, एक रस को भी लें, तो वो कैसे बदलता जाता है ये साहित्य समझा देता है। यही चित्तवृत्ति है, यही साहित्य का इंपॉर्टेंस है, यही साहित्य का महत्व है। ठीक है, लेकिन एक मतलब समरी तौर पे अगर लिखना हो, एक जिसे कहते हैं ना कि केंद्रीय भाव क्या है, जो हमने अब तक बात की, तो केंद्रीय भाव क्या है? साहित्य का इतिहास समाज, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, विचारधारा, साहित्यिक प्रतिभा एवं रचनात्मकता के क्रमिक परिवर्तन को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। क्या क्या चीज है? देखिए, समाज, ठीक है, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, विचारधारा, साहित्यिक प्रतिभा एवं रचनात्मकता के क्रमिक परिवर्तन को एक उदाहरण के तौर पे मैं समझा देता हूं कि कैसे ये परिभाषा एकदम, जिसे कहते हैं ना कि सर्वश्रेष्ठ परिभाषा, क्यों बहुत अच्छी परिभाषा है। आप अपने उत्तरों में इस तरीके की परिभाषाओं को जोड़ते रहा कीजिए। ये उत्तर, इस तरीके की परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और ये आपके उत्तरों को एक विशेष अर्थ प्रदान करती हैं। उदाहरण ले लेते हैं। सपोज कीजिए हम बात करें, अगर हम किसकी बात कर सकते हैं, चलिए हम रीतिकाल की बात करते हैं। ठीक है, हम रीतिकाल की बात करते हैं, जो कि भक्ति काल में बहुत सारी धाराएं भी थी, चूंकि रीतिकाल में भी थी, लेकिन चलो रीतिकाल की बात करते हैं। तो समाज की बात की जाए तो समाज कैसा था? समाज के तौर पे हम अगर देखें तो समाज, मुगल जो सत्ता थी उसमें बहुत कुछ मिल चुका था। समाज कोई बहुत, जिसे कहते हैं ना कि स्थापित विरोध नहीं जता रहा था। समाज भी अब ढल चुका था उसमें, वो भी गंगा जमनी तहजीब का, जिसे कहते हैं, रस में बह रहा था समाज। ठीक है, तो आपको बहुत सारे रस वहां पे दिखेंगे। संस्कृति क्या थी? सामूहिक संस्कृति थी। ठीक है, आपको मुगल दरबार में भी आपको हिंदू कवि दिख जाएंगे, और हिंदुओं के दरबार में भी आपको मुगल कवि दिख जाएंगे। ठीक है, तो बहुत आपको सांची संस्कृति भी मिलेगी वहां पे। ठीक है, उसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था, देखिए ना कि अगर सिर्फ रसास्वादन हो रहा हो, अलंकारों की, चमत्कारों की बात की जाए, तो आपको समझ में आ सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था बहुत मजबूत नहीं थी। सब लोग इन्हीं रसास्वादन में व्यस्त थे, इन्हीं अलंकारों में व्यस्त थे। समाज में क्या हो रहा है, राजनीतिक परिवेश में क्या काम किया जाना चाहिए, लोकोद्धार की बात की जानी चाहिए, ये सारी बातें गौण थी। स्पष्ट रूप से आपको रस व्यवस्था ज्यादा दिखती थी। विचारधारा कैसी थी? बिल्कुल ऐसी विचारधारा थी। सब लोग चाहते थे कि हम एक ऐसा मुक्तक लिखें कि राजा प्रभावित हो जाए। करक करकते 100 गुनी मादकता अधिक है। ठीक है, कहत नटत रीझत खिलत। ठीक है, बहुत सारी चीजें, सतसैया के दोहरे जो रावण के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। तो ये घाव करे गंभीर वाला जो सूक्त वाक्य है ना, ये हर कवि ने अपने में पिरोने की कोशिश की। यद्यपि अगर आप रीतिकाल को देखें तो केशव दास से लेके पद्माकर तक, या बिहारी से लेके घनानंद तक, या घनानंद के बाद भी जो कवि हुए, उनमें आपको अलग अलग वैचारिक रूप से डिफरेंस भी दिखेगा। कुछ चीजों में अच्छा भी होता दिखेगा। जैसे भक्ति काल की बात की जाए तो भक्ति काल में जो नारी का स्वरूप दिखेगा, उससे बेहतर आपको जो रीतिकालीन भक्ति काव्य है उसमें नारी का स्वरूप आपको ज्यादा बेहतर दिखेगा। सुधार भी हुआ था। ठीक है, तो वो आपको कवि इसमें दिखेगा भी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं नारी के प्रति जो संवेदना थी थोड़ी बेहतर हुई थी, थोड़ी सी बेहतर हुई थी। और साहित्यिक प्रतिभा और रचनात्मकता की बात है कि अगर दरबार ही प्रश्रय दे रहा हो, दरबार ही आश्रय दे रहा हो ऐसे कवियों को जो चमत्कार करे, डेली मुक्तक लिखे, राजा को खुश करे, दरबारों को खुश करे, तो साहित्य भी वैसा ही होगा। और इसीलिए देखिए, बिहारी को दोष भी दिया जाता है और इसीलिए उनकी प्रशंसा भी की जाती है। दोष इसलिए कि बहती गंगा में हाथ धोआ, क्योंकि राजा को ऐसा चाहिए था, वैसा लिख लेते थे। प्रशंसा इसलिए कि भले वो दरबारी कवि हो, लेकिन उसमें भी उन्होंने क्वालिटी दिखाई है। तो दोनों चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और इस तरह की परिभाषाएं आप जब भी लिखिए तो कुछ उदाहरण सहित आप बता दीजिए। जैसे मैंने रीतिकाल की बात की, वैसे उदाहरणों को आप प्रस्तुत किया कीजिए कि क्या समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, विचारधारा कैसी थी, साहित्यिक
ठीक है, साहित्यिक प्रतिभा क्या क्या थी, रचनात्मक किस स्तर की थी, ये सारी चीजें आप वहां पे अगर अपने उत्तरों में मेंशन करेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। एग्जामिनर ये भी समझेगा कि आपकी जो स्टडी है, आपने जो पढ़ा है वो इन डेप्थ पढ़ा है, गहराई में जाके पढ़ा है। ठीक है, बात की जाए अगर उसके बाद की, तो इतिहास लेखन में आने वाली समस्याएं क्या हैं, ठीक है, हम उनकी बात करते हैं। तो जो सबसे प्रमुख बात है तथ्यात्मकता या प्रामाणिकता की बात है जो आपके सामने दिख रही है। इस पे आने से पहले इतिहास लेखन क्यों करना है, मैंने महत्व और प्रासंगिकता की बात की थी, उसमें से प्रासंगिकता वाले पे जरूर जाइएगा। वहां जाके आपको समझ में आएगा कि अगर समाज को प्रासंगिक बने रहना है तो उसको अपने साहित्य को पढ़ना होगा, जिससे बहुत कुछ चीजें सीखता है। और जब आदमी के सीखने पे बात आ जाती है तो इतिहास लेखन जरूरी हो जाता है। और जब इतिहास लेखन की बात आ जाए तो निश्चित तौर पे हर चीज को शुरुआत करते समय कुछ दिक्कतें आती हैं, उन्हीं दिक्कतों की हम बात करने चाह रहे हैं। बात की जाए अगर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की, तो जो समस्याएं आई उनमें सबसे प्रमुख समस्या थी प्रामाणिकता की, तथ्यात्मकता की। भाई, जो भारतीय साहित्य का जो इतिहास लिखा गया, ठीक है, अभी तो हमारे पास बहुत अच्छे फॉर्म में उपलब्ध है, लेकिन जब शुरुआत हुई होगी, किसी भी व्यक्ति ने शुरुआत की, हम लोग पढ़ेंगे औपचारिक अनौपचारिक, शुक्ल पूर्व, शुक्ल के दौरान, शुक्लोत्तर, सबकी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहली बात ये होगी कि जो तथ्य हम यूज कर रहे हैं वो कितना प्रामाणिक है, तथ्य रूप से कितना सही है। ठीक है, कितना ज्यादा तथ्य सम्मत इतिहास है, ये कौन तय करेगा। मान लीजिए कि मैं आज इतिहास लिखने चलूं और मैं कुछ रैंडम 20-25 लोगों का नाम लिख के पब्लिश करा दूं, आज से 100 साल बाद कोई उसके पढ़ के सही मान ले तो गलत हो सकता है ना। तो एक बहुत बड़ी समस्या आई कि जो इतिहास लिखा गया वो कितना ज्यादा प्रामाणिक है, या उसमें तथ्यात्मकता कितना है, कितना ज्यादा वो तथ्य सम्मत है। इस बात पे बहुत ज्यादा बहसें हुई, और कहीं ना कहीं वे लोग जो हिंदी साहित्य को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहा करते थे, बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचा करते थे, उन्होंने इन बिंदुओं पे काम किया, तब जाके ये इतिहास का वर्तमान स्वरूप हमारे पास है। इसलिए तथ्यात्मकता या प्रामाणिकता पे हमेशा से संदेह रहा, प्रश्न चिन्ह उठता रहा था। और क्या दिक्कत है अगर बात की जाए तो काल विभाजन का एक बहुत बड़ा इशू है। शुरुआत में तो आप देखेंगे बहुत सारे कवि थे जिन्होंने काल विभाजन किया ही नहीं, उन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब ए से लेके जेड तक या क से लेके ज्ञ तक उन्होंने कवियों के नाम लिखे और उस पे ही क्या कहते हैं, इतिहास लिख दिया। देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है कि अगर मान लीजिए कि मान लीजिए आप अब इतिहास को आपको पता है कि पहले कबीरदास आए, उसके बहुत बाद आपको बिहारी आए, ठीक है, और उससे बहुत पहले पृथ्वी क्या कहते हैं चंद्रबरदाई थे। अगर मान लीजिए कि इनको आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना रहे, ठीक है, तो चंद्रबरदाई का सी आ जाता है, ठीक है, कबीरदास का के आ जाता है, ठीक है, बिहारी का बी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं बिहारी आपको इनके पहले, इनफैक्ट इनसे भी पहले आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो क्या ये पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा? कहीं भी अच्छा लगेगा कि पहले आप 8वीं क्लास का पढ़ रहे हैं, फिर आप 4थी क्लास का पढ़ेंगे, फिर आप फर्स्ट क्लास का पढ़ेंगे। तो कोई इसका महत्व है, कोई इंपॉर्टेंट है? कोई महत्व इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए जो काल विभाजन का जो तरीका है वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। लेकिन फिर काल विभाजन कैसे किया जाए, कैसे तय किया जाए कि इस साहित्य का जो नाम है, जो काल है, वो विशेष काल है या विशेष नाम है। जैसे आदिकाल को किया जाए, बहुत सारे नाम उसके लिए, कोई वीरगाथा काल कहता है, कोई प्रारंभिक काल कहता है, कोई बीज वपन काल कहता है। तो बहुत सारे नाम आए, बहुत सारे काल आए, लेकिन फिर हम लोग एक अपनी सहूलियत के हिसाब से, साहित्य को पढ़ने के हिसाब से हमने कालों की बात की। लेकिन जब कोई पहला व्यक्ति लिख रहा होगा तो कितनी दिक्कतें आई होंगी, भाई इसको किस में रखा जाए। भक्ति काल में ही इतने सारे डिविजन्स हैं, रीति काल में इतने सारे डिविजन्स हैं, क्या उनको उसमें रखना सही होगा या उनको अलग तरीके से लिखना सही रहा होगा। बहुत दिक्कतें आई होंगी ना। तो एक बड़ी समस्या काल विभाजन की। फिर नामकरण की समस्या। पहले हमने काल तो डिवाइड कर दिया कि चलो जो इस भाषा में लिखे गए वो इस काल में, जो इस भाव को लेके लिखे गए वो इस काल में, जो इस भाव को लिखे गए वो इस काल में। लेकिन नाम क्या दिया जाए? भाई भक्ति काल में देखा जाए तो कृष्ण भक्ति अलग चरम पे, राम भक्ति अलग चरम पे, फिर कबीर दे जैसे लोग, निर्गुण लोग भी अलग चरम पे, फिर सूफी काव्य पद्मावत जायसी का जो है वो अलग चरम पे। तो किसका नाम दिया जाए? सामूहिक रूप से क्या लिखा जाए? अगर हम भक्ति लिख देंगे तो फिर निर्गुण कहाँ रह जाएगा, फिर सूफी कहाँ रह जाएगा? अच्छा, इसको भी शामिल कर लिया जाए तो क्या कारण दिए जाएंगे? तो बहुत सारे प्रश्न, ये सारे प्रश्न अभी आएंगे जब हम उन कालों की बात करेंगे।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या थी कि क्या नाम किया जाए। अब आदिकाल की बात की जाए, भक्ति काल की बात की जाए, रीति काल की बात की जाए, इतने सारे उसके नाम। रीति काल की बात कर लीजिए, कोई रस काल कहता है, कोई अलंकृत काल कहता है, कोई अलंकरण काल कहता है, ठीक है, कोई उत्तर मध्य काल कहता है, ठीक है, फिर रीति काल नाम एक आ जाता है। तो बहुत सारे नाम, बहुत सारी किंवदंतियां और बहुत सारे कथन और कारण और तथ्य इसके सम्मुख आए और कंफ्यूजन क्रिएट किए। फिर क्या है, इतिहास बोध की समस्या। बहुत जरूरी पॉइंट है, बहुत जरूरी बिंदु है। भाई एक बात बताइए कि किसी व्यक्ति ने इतिहास लिखा, हो सकता है कि वो बहुत अच्छा लेखक हो सकता है उसको कविताएं बहुत अच्छी आती हैं, हो सकता है वो पद्य लिखना बहुत अच्छे से जानता हो, गद्य लिखना बहुत अच्छे से जानता हो, लेकिन ये इस बात की पुष्टि नहीं करता कि उसको इतिहास बोध भी उतना अच्छा हो। कहने का मतलब, हो सकता है कि उसका जो उसकी जो जानकारी का दायरा है वो बहुत सीमित हो, उसको पता ही ना हो कि पहले क्या चीज हुआ है और वो उसको उसी हिसाब से एनालाइज कर पाए। मान लीजिए कि उसको ये पता हो कि भारत का इतिहास मुगलों के आने के बाद शुरू होता है, या मुगल भी छोड़ दीजिए, जो तुर्क के लोग आए भारत में, जो तुर्क आक्रमण हुए उसके बाद भारत में का इतिहास शुरू हो, अगर उसको ये पता हो, तो फिर तो वो नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य या उसके उसके पहले का जो बुद्ध साहित्य है या जो जैन साहित्य, उसको तो इग्नोर ही कर देगा, या उसको पढ़ेगा तो कहेगा ये तो विदेशी साहित्य है। तो कितना इतिहास बोध है, समाज को कितना समझता है। भाई अगर उसने किसी ने भक्ति काल का नामकरण सिर्फ सूफी काल कर दिया होता, तो इतना तो पता है ना कि उसको इतिहास बोध भी नहीं है और समाज बोध भी नहीं है। ठीक है। तो आपको इतिहास बोध हो, समाज बोध हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको इसका बोध नहीं है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए दिक्कत की बात है। तो कहीं ना कहीं इतिहास बोध होना बहुत जरूरी है, और ये समस्याएं आई हैं। हम जब डिस्कस करेंगे ना डिटेल में, तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा स्तर पे ये समस्याएं आई हैं और कितने सारे इतिहासकार इस स्तर पे फेल भी हुए, पता ही नहीं है कि इतिहास कैसे लिखना है। इतिहास में अगर आप बिहारी हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं और पहले बिहारी लिख दें, फिर उसके बाद आप कबीर लिखे हो, फिर उसके बाद आप चंद्रवरदाई की बात करें, सरहपा की बात करें, लुईपा की बात करें, गोरक्षनाथ की बात करें, तो एक बात तो तय है कि आप इतिहासकार और साहित्यकार को छोड़ के कुछ और ही हैं। ठीक है। इसलिए हमेशा से इस बात पे फोकस किया गया कि जो व्यक्ति इतिहास लिखता है, या जिस व्यक्ति ने इतिहास लिखा, उसका इतिहास बोध कितना सुदृढ़ था, उसका इतिहास बोध कितना सशक्त था, इसकी बात हमेशा की जाती है। और कुछ समस्याएं कि साहित्य की समझ। देखिए यहां सिर्फ इतिहास की बात नहीं हो रही, यहाँ पे साहित्य के इतिहास की बात हो रही है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि इसे साहित्य कहा जाएगा या नहीं, या ये भी साहित्य का एक प्रकार है, तो फिर आप तो फेल हो जाएंगे। ये बहुत दिक्कतें आई, बहुत सारे लोगों ने जो रासो साहित्य था उसको साहित्य मानने से इनकार किया। बहुत सारे लोगों ने जो सिद्धनाथ साहित्य था उसे, इवन शुक्ल जी बहुत अगले अगले स्तर पे उन्होंने विरोध किया था कि ये तो धार्मिक साहित्य है, इसको साहित्य की बात ही नहीं करनी चाहिए, साहित्य नहीं है, ये तो धार्मिक प्रचार है। तो इस तरीके की बातें बहुत ज्यादा आई, जिसपे तर्क ये आया कि भाई अगर सिद्धनाथ साहित्य जो आदिकाल में दिखता है, अगर वो धार्मिक प्रचार है, तो तुलसीदास और सूरदास का क्या है, वो भी तो धार्मिक प्रचार हुआ। तो इस तरीके के विरोध भी देखने को मिलेंगे। तो आपको साहित्य की कितनी समझ है। अगर आपको मैं अपना रिपोर्टाज लिख के ला के दूं और मैं बोलूं कि ये रिपोर्टाज है, इसको पब्लिश कराना है, आपको ये क्या लिख के ले आए हो, या मैं आपको कोई विशेष रूप से लिखा हुआ कोई नाटक लिख के ले आऊं या कोई एकांकी लिख के ले आऊं और आप कहें यार ये क्या लिखा है यार, इसमें तो समझ नहीं आ रहा कहानी क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक बात तो तय हो जाएगी कि आपको साहित्य की समझ नहीं है। ठीक है। तो साहित्य की अगर आपको समझ है, तब आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि अच्छा साहित्य क्या है, बुरा साहित्य क्या है, साहित्य के क्या प्रतिमान होने चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, समाज को लेके कितना चिंतित है साहित्य, समाज को लेके कितना ज्यादा आह्लादित है साहित्य। तो बहुत सारी चीजें जो हैं जो ध्यान रखनी जरूरी है, और कहीं ना कहीं साहित्य की समझ एक प्रमुख बिंदु है। ठीक है। अब अगर साहित्य के इतिहास लेखन की बात की जाए, वैसे आपके सामने ये आ गया है, लेकिन कोई भी साहित्य का इतिहास लिखा गया हो या कोई भी इतिहास लिखा गया हो, तो हमेशा दो चीज प्रमुख हमको देखने को मिलेंगी। क्या? कोई भी किसी भी प्रकार का जब इतिहास लिखा गया हो तो उसमें कुछ चीजें आपको जरूर देखने को मिलेंगी। एक, कि अनौपचारिक इतिहास लेखन, ठीक है, और औपचारिक
इतिहास लेखन, ठीक है। तो एक तो है अनौपचारिक, दूसरा है औपचारिक। अनौपचारिक इतिहास लेखन क्या है कि हमने कोई भी चीज इतिहास के नाम पे प्रेजेंट कर दी। जैसे कि जैसे अभी मैं बात करूंगा, जब मैं 84 वैष्णव की वार्ता की बात हो या 252 वैष्णव की वार्ता की बात हो, तो कुछ शिष्यों का या किसी ग्रुप के लोगों का जो लेखन था या जो उनके विचार थे, उनको संकलित कर दिया गया, कहा गया यही इतिहास है, ठीक है। या कुछ विशेष प्रकार के कवियों के जो मुक्तक थे, उनके जो दोहे थे, उनकी जो चौपाइयां थी, उनको संकलित कर दिया गया, कहा गया यही इतिहास है। तो उसको क्या कहा जाएगा? अनौपचारिक इतिहास। मतलब वो कहा गया इतिहास है, पर वास्तविकता में वो इतिहास नहीं था, वो बहुत अनौपचारिक था। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें जो इतिहास को इतिहास बनाती हैं, वो उसमें उपस्थित नहीं थी। औपचारिक क्या? जब किसी व्यक्ति ने स्थापित तौर पे कोशिश की कि इसको इतिहास के तरीके से लिखा जाए, किसी विशेष प्रकार के दृष्टिकोण का पालन करते हुए उसने उन लोगों की लिस्ट तैयार की जो इस क्रम में शुरू से लेकर लास्ट तक आते हैं। अब उसका वो वर्णन या विभाजन किस प्रकार से करता है, ये बात की बात है। तो जब मैं यहाँ पे बात कर रहा था ना कि शुक्ल पूर्व युग और फिर शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, तो शुक्ल पूर्व युग में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके के दिखेंगे। यहाँ पे आपको एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे आपको अनौपचारिक और औपचारिक दोनों तरीके के इतिहास लेखन देखेंगे, ठीक है। अनौपचारिक की जब मैं बात करूंगा तो अभी अभी जस्ट आ जाएगा आपके बारे में, जहां पे आप भक्तमाल की बात करेंगे, आप नाभादास की बात करेंगे, है ना, इस तरह के आप कालिदास त्रिवेदी की बात, बहुत सारी बातें होंगी, हम भी देखेंगे, अगले स्लाइड्स में आएगा। तो यहाँ पे इतिहास के तौर पे नहीं लिखा गया, कुछ चीजों का संकलन कर दिया गया और इतिहास कह दिया गया। हम सबको अभी पता है कि भाई इतिहास क्या होता है, लेकिन उसका भी एक प्रॉपर विकास क्रम है। तो अनौपचारिक इतिहास जब औपचारिक इतिहास की तरफ आया, तो अब हमने देखा कि इसमें भी बहुत सारे शुरुआत जब औपचारिक इतिहास लेखन की गई तो बहुत सारे इश्यूज थे। हम गारसा दत्तासी से मिश्र बंधु तक और उसके बाद शुक्ल जी से नगेंद्र तक के इतिहास की यात्रा देखेंगे, और हम देखेंगे, समझेंगे और इस चीज को एनालाइज करेंगे कि इतिहास लेखन ने भी एक इतिहास तय किया है। मतलब जो इतिहास लेखन का भी एक इतिहास है, और उस इतिहास का पहला पड़ाव है अनौपचारिक इतिहास लेखन, दूसरा है औपचारिक। फिर जब शुक्ल जी आए तो शुक्ल जी को आया तो एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं आमूल चूल बदलाव हमको देखने को मिला। थोड़ा सा जिसे कहते हैं तथ्य परक, ये जिन दिक्कतों की हमने यहाँ पे बात की, ठीक है, कि ये चीज़ें, इन सभी चीज़ों को हमको एक सॉल्यूशन मिला, एक समाधान मिला, और इन्हीं समाधानों को हम सही करते गए, और कहीं ना कहीं शुक्लोत्तर युग में ये अपने सबसे बेहतर रूप में हमें उपस्थित हुआ, और आज हम उसको साहित्य के विषय में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सेवा परीक्षा में हम उसे आज पढ़ते हैं, ठीक है। तो बात की जाए, सबसे पहले हम लोग अनौपचारिक वाले की एक बार आज बात कर लेंगे, ठीक है। तो अगर 19वीं शताब्दी से पहले की बात की जाए तो विभिन्न कवियों और लेखकों ने हिंदी के कवियों के जीवन एवं कृतित्व का परिचय प्रस्तुत किया। तो कई बार कवियों की बात की गई, ठीक है, कई बार ग्रुप ऑफ, एक समूह, कवियों के समूह की बात की गई, उस तरीके की चीजों को इतिहास बता के लिखा भी गया, बताया भी गया, ठीक है। तो वो अनौपचारिक रूप से दिखा, ठीक है। इसमें बहुत सारे इश्यूज थे, कालक्रम, सन संवत आदि के अभाव के कारण इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती, ठीक है। इन्हें अनौपचारिक इतिहास के ब्रैकेट में रखा जा सकता है, लेकिन इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। ये दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती, ठीक है। अब जैसे इसका एक बार हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है, और जो अनौपचारिक इतिहास की जो बातें होती हैं उनकी बात कर लेंगे। अब देखिए, जो पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, क्या है, लिखा कौन है? लिखते हैं गोकुलनाथ जी। गोकुलनाथ जी कौन है? गोकुलनाथ जी पुत्र हैं आदरणीय विट्ठलनाथ जी के। विट्ठलनाथ जी कौन है? वो पुत्र हैं आदरणीय वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य कौन है? वो प्रणेता है विशिष्टाद्वैतवाद के। विशिष्टाद्वैतवाद क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद प्रोग्रेशन है शुद्धाद्वैतवाद का। शुद्धाद्वैतवाद क्या है? शुद्धाद्वैतवाद है जो अद्वैतवाद के विरुद्ध, जो अद्वैतवाद के समानांतर एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, अद्वैतवाद की परिभाषा को अमान्य करते हुए, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे, जब हम लोग बात करेंगे तो हम बाकायदा यहाँ पे जैसे जिनकी बात की गई यहाँ पे गोकुलनाथ की, तो इनकी थोड़ी सी इनकी चर्चा कर ली जाए और उससे जुड़ी जो बातें मैंने की उसकी चर्चा कर ली जाए, ठीक है। तो हमने जब बात की किसकी? गोकुलनाथ की, ठीक है, गोकुलनाथ की बात की गई, ठीक है।
गोकुलनाथ की बात की गई, तो गोकुलनाथ जी ने लिखी क्या क्या, इन्होंने लिखा 84 वैष्णवन की वार्ता। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, वैसे वो 84 अब लिखेंगे ज्यादा सही होगा, ठीक है, नंबर में इस फॉर्म में नहीं था। वैष्णवन की वार्ता, ठीक है, और 252, आप 84 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो वैसे भी 252 आ जाएगा, तो याद रखिएगा वैसे वैष्णवन की वार्ता, ठीक है। तो आपको 84 वैष्णवन की वार्ता समझ में आ रही, 252 वैष्णवन की वार्ता समझ में आ रही, ठीक है। लेकिन क्या है इसमें, मैं बता देता हूं। जब आप 84 वैष्णवन की वार्ता देखेंगे तो इनके जो पिताजी के पिताजी थे, जो आजकल हम लोग बाबा दादा कहते हैं, इनके पितामह थे, तो वो उनकी बात की जाती है, तो कौन थे वो? वल्लभाचार्य। जो आदरणीय आचार्य वल्लभाचार्य जो थे, ठीक है, ठीक है, वल्लभाचार्य जी जो थे, वल्लभाचार्य जी और उनके शिष्यों का जो के बीच जो विचारों का आदान प्रदान हुआ विभिन्न तरीकों से, उसका संकलन है, ठीक है। तो वल्लभाचार्य और उनके शिष्यों के बीच में जो सूक्ति परक, ठीक है, चौपाई परक या जो ज्ञान परक आदान प्रदान हुआ, उसका संकलन है 84 वैष्णवन की वार्ता, ठीक है। और 252 वैष्णव वार्ता की कौन है? इनके जो गोकुलनाथ जी के जो पिताजी थे, ठीक है, विट्ठलनाथ जी, ठीक है, आज विट्ठलनाथ जी जो थे, उनका और उनके शिष्यों के बीच का जो डिस्कशन है, जो जैसे मैंने कहा कि पद परक, तथ्य परक, जो ज्ञान परक जो डिस्कशन है, ठीक है, वो विभिन्न माध्यमों का है, मोस्टली वो पद्य के फॉर्म में है, उसका ही संकलन है, और जिसे इतिहास के रूप में सबसे पहले लाया गया। और क्यों इसे अनौपचारिक कहा जाता है? क्योंकि इतिहास थोड़ी है ये। वल्लभाचार्य जी की आप बात करेंगे, विट्ठलनाथ जी की बात करेंगे, तो सिर्फ यही इतिहास नहीं है, निश्चित तौर पर यह हिंदी साहित्य के इतिहास के एक प्रमुख भाग में शामिल है, लेकिन यही इतिहास नहीं है, ठीक है। तो ये अनौपचारिक इसलिए कहा गया। तो जैसे मैं बात बता रहा था कि गोकुलनाथ जी के क्या है, इसको मैं रुकिए मैं बताता हूँ, उसको थोड़ा अलग तरीके से कर देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। गोकुलनाथ जी के जो पिताजी थे, उनका नाम था विट्ठलनाथ जी, ठीक है, ठीक है। विट्ठलनाथ जी के जो पिताजी थे, उनका नाम था वल्लभाचार्य, ठीक है। वल्लभाचार्य प्रणेता किसके थे? विशिष्टाद्वैतवाद के। विशिष्टाद्वैतवाद के। विशिष्टाद्वैतवाद क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद बात करता है सच्चिदानंद यानी सत चित आनंद की, ठीक है। जब हम लोग भक्ति काल पढ़ेंगे, ठीक है, भक्ति काल में भी जब हम कृष्ण भक्ति की बात करेंगे तो हम बहुत डिटेल में विशिष्टाद्वैतवाद की बात करेंगे, बहुत डिटेल में। जब हम लोग सूरदास की बात करेंगे, अष्टशाप की बात करेंगे, इनफैक्ट क्योंकि वल्लभाचार्य, आपको पता होना चाहिए कि वल्लभाचार्य जो थे वे वो सूरदास जी के गुरु थे, ठीक है, सूरदास जी के गुरु थे। और जब सूरदास जी एक, जैसे कहते हैं ना कि बिना किसी गोल के, बिना किसी फोकस्ड लक्ष्य के वो आगे बढ़ रहे थे, वो कविता लिख रहे थे, तो उनके लेखन में ना एक अजीब प्रकार का, जिसे कहते हैं कि घबराहट दिखती थी, ठीक है, एक जिसे कहते हैं कि झेप दिखती थी। तो वल्लभाचार्य कहते हैं कि सूर हो के काहे घिघियात हो, ठीक है भाई, अंधे हो, ठीक है, तो क्यों इसके लिए तुम घिघिया रहे हो, आराम से स्वच्छंद भाव से लिखो। और फिर उनको जो प्रेरणा दी, तो उन्होंने इतना सजीव वर्णन किया कृष्ण का कि आज तक इस स्तर का सजीव वर्णन किसी की बाल लीलाओं का कोई कर ही नहीं पाया है, लोक आनंदित स्वरूप कोई दे ही नहीं पाया है। तो निश्चित तौर पे वल्लभाचार्य जी का बड़ा योगदान था। तो जब हम लोग कृष्ण भक्ति की बात करेंगे तो वल्लभाचार्य और उनके सच्चिदानंद और विशिष्टाद्वैतवाद को बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, उसको बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे। तो बात जो हम लोग कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि यहाँ पे 84 वैष्णवन की वार्ता हो जाए, या ये 252 वैष्णवन की वार्ता हो जाए, ये गोकुलनाथ ने किया। उसके अलावा भक्तमाल जो नाभादास ने 200 भक्तों के जीवन चरित्र और लगभग 214 जो छंद थे उनकी बात की। तो निश्चित तौर पे बहुत सारे भक्तों की बात की गई, ऊपर भी बात की गई, नीचे भी बात की गई, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के जो समूह था उसकी ही बात की गई थी, संपूर्ण की बात नहीं की गई थी। मतलब इसमें ब्रासो वासो तो था ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद कविमाल की बात की जाए, हरिराय जी ने लिखा था, ठीक है।
उसके बाद की जाए कालिदास हजारा की बात की जाए तो ये वो कालिदास नहीं थे, ये कालिदास त्रिवेदी थे। इन्होंने 212 कवियों के 1000 छंदों की बात की इसमें कालिदास हजारा में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा कि ये कुछ विशेष ग्रुप ऑफ कवियों की बात की, संपूर्ण सामूहिक रूप से समतामूलक कोई विशेष वर्णन नहीं दिखता है यहाँ पे। एक विशेष, हालांकि कवियों की संख्या बहुत सारी है और अभी जब आप पढ़ेंगे तो 212 कवियों के पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे जो मैंने बताया ना कि इतिहास लेखन में कि एक तो क्रम नहीं था, नामकरण उनको नहीं पता था, इन्होंने एक ग्रुप उठाया और लिख दिया। जैसे कहते हैं कि काल वर्गीकरण नहीं किया, तथ्यात्मकता का और बहुत सारी चीजों का अभाव भी इसमें दिखता है हमको, ठीक है। सामूहिकता का अभाव दिखता है हमें, ठीक है। इसी प्रकार के ग्रंथ हैं, ठीक है। इसके अलावा आदि ग्रंथ जो गुरु अर्जुन देव लिखा 1604 ईस्वी में, ठीक है। तो कई बार आदि ग्रंथ की बात होती है अर्जुन देव का, ठीक है। कहा जाता है कि जो कबीर के जो प्रामाणिक जो उनके जो मुक्तक हमें द्रष्टव्य होते हैं, उनका जो प्रामाणिक स्रोत है वो गुरु अर्जुन देव का जो आदि ग्रंथ है वो है, ठीक है। बाकी साकी शबद रमैनी की बात जब हम कबीर को करेंगे तब करेंगे, लेकिन अभी जब बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो इनका आदि ग्रंथ था वो भी माना जाता है कि वो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो अनौपचारिक दौर था उसमें शामिल है। औपचारिक रूप से इतिहास लेखन वो नहीं था, हाँ, लेकिन एक प्रयास था, एक प्रयास था जिसे आज हम अनौपचारिक रूप से ही सही लेकिन इतिहास लेखन की श्रेणी में जरूर गिनते हैं, ठीक है। तो एक प्रयास था जहाँ पे विभिन्न साहित्यकारों ने, चाहे वो भक्त कवि हों, चाहे वो संत कवि हों, या वो सिर्फ कवि हों, उन्होंने प्रयास किया, ठीक है। अनौपचारिक ही सही, एक प्रयास किया। हर चीज का एक शुरुआत होती है, वो शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। उसी शुरुआत की हमने बात की। जो हमारी अगली कक्षा होगी, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें हम लोग जो औपचारिक इतिहास लेखन की शुरुआत शुक्ल पूर्व युग में हुई वहां से शुरू करेंगे। गारसा दत्तासी से शुरुआत करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे गारसा दत्तासी को इतनी ज़्यादा मेंशन मिलता है, क्यों उनका इतना महत्व है, क्यों इतने ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के जो क्रम है उसमें, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल विकास नाम से, स्कैन करके आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया क्या कि 27 मई से ठीक है, हमारी जो हिंदी साहित्य की कक्षाएं शुरू हो रही हैं, ठीक है। 1 से 4 PM कक्षाएं चलेंगी, ठीक है। 1 से 4 PM कक्षाएं चलेंगी, जहाँ पे जो कक्षा मैं पढ़ाता हूँ उस कक्षा की जो डिटेल्ड पावर पॉइंट या जो नोट बोर्ड में जो लिखता हूँ सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। साथ में आपको उसकी अलग से जो विद्वत हमारी बैकएंड टीम है उसके द्वारा दी गई हैंड रिटन नोट्स मिलेगी आपको। साथ में उसी टॉपिक का प्रॉपर अच्छी तरीके से समरी किया हुआ, ठीक है, क्रक्स भी मिलेगा। और हर सेक्शन खत्म होने के बाद टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज भी होगी, और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पे डिस्कशन होगा। 1 to 1 मैं डिस्कस करूंगा और आपके उत्तरों को खुद चेक करके, मतलब अपनी ईमेल आईडी पे मंगाऊंगा और उसको चेक करता हूं, बताऊंगा कि वर्तनी की क्या दिक्कतें हैं, टेक्स्ट की क्या दिक्कतें हैं, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें जो उसमें डिस्कस होंगी कोर्स में, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि studiiq.com को मैं दिखा देता हूं। आपको जाना क्या, आपको studiiq.com की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। studiiq.com की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे जाके आप जब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नीचे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे यूपीएससी ऑप्शनल कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लोर लाइव कोर्स में जाएंगे तो कहीं ना कहीं नीचे जाके आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। लेकिन हिंदी साहित्य की जहां तक बात की जाए तो यहाँ पे हिंदी साहित्य की बात कर सकते हैं। और ये हिंदी साहित्य का कोर्स, यहाँ पे विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो इसमें बहुत छूट मिलेगी। और मैं बताता चलूं कि हमारे जितने भी P2I कोर्सेज हैं, ठीक है, जितने भी P2I कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, जो हमारे P2I फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं, उन सब में समर सेल चल रही है। तो अगर आप हिंदी साहित्य के अलावा भी हमारे सिर्फ P2I कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, हमारे P2I कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, हमारे P2I कोर्सेज से आप जुड़ना चाहते हैं, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे यहाँ P2I कोर्सेज जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी समर सेल का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। आप समर सेल का हमारे लाभ उठा सकते हैं। देखिए हर जगह पे यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। जैसे 17 मई से हमारे जो नया बैच है उसमें आप जुड़ सकते हैं। आपको कोड इस्तेमाल करना है, विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो और ज़्यादा आपको छूट मिलेगी, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे बाई नाउ पे जाते हैं, ठीक है, बाई नाउ पे जाते हैं और यहाँ पे आप बाई नाउ पे जाके, ठीक है, आप ऐड प्रोमो कोड पे गए और यहाँ पे आपने यहाँ पे प्रोमो कोड क्या लिखा, VIKAS
LIVE विकास लाइव प्रोमो कोड का प्रयोग किया यहाँ पे, ठीक है, और आपने कर दिया यहाँ पे अप्लाई, ठीक है। तो ये कोर्स जो 33,000 है, मात्र आपको 27,000 का ये कोर्स पड़ेगा, ठीक है, मात्र आपको 27,000 का ये कोर्स पड़ेगा। तो अगर आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये विकास लाइव प्रोमो कोड है, ठीक है, मैं उसको लिख भी दे रहा हूँ एक बार यहाँ पे। आपको कोड कौन सा इस्तेमाल करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, VIKASLIVE विकास लाइव प्रोमो कोड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चाहे आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहें या आप हमारे हिंदी साहित्य का कोर्स लेना चाहें, दोनों की मैंने बता दी कि आपको studiiq.com पे जाके कैसे आप, जैसे यहाँ देखिए, आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए हिंदी साहित्य के जो वैकल्पिक विषय है, इसकी जब मैं बात कर रहा था, ठीक है, इसको जब आप बाई नाउ पे जाएंगे, अगर अभी खरीदते हैं तो आपको ज्यादा छूट मिलेगी। आप यहाँ पे ऐड प्रोमो कोड पे जाएंगे, आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कौन सा, VIKASLIVE विकास लाइव कोड, इसको अप्लाई कर देंगे तो ये मात्र आपको 15,000 में मिलेगा। और ये ना भूतो ना भविष्यति वाला छूट है, ये आपको फिर नहीं मिलेगी। तो बहुत देर नहीं करना है, आपको अभी जुट जाना है और आपको ये कोर्स अगर परचेज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा छूट मिलेगी। तो इसका ध्यान रखिए, हमारे समर सेल का लाभ उठाइए, विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिए, और हम हिंदी साहित्य से जुड़े इस तरह के वीडियो लगातार लाते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि जो हमारे एकलव्य हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वे कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य को समझते चलें, उनको सिलेबस भी पता चलता चले, और उसके सिलेबस को हम डिस्कस भी करते रहेंगे। बाकी जो छात्र हमको जुड़ना चाहते हैं उनकी डिटेल्स मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। StudyIQ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।